हेलो एवरीवन। आज इस सेशन में हम लॉ की अमेंडमेंट्स को कवर अप करेंगे और जो हमारा एक्ट है जिसकी अमेंडमेंट्स हम कवर अप करने जा रहे हैं वो है फेमा 1999। ये अमेंडमेंट्स मई 2020 एग्जाम्स के लिए जो अब जुलाई 2020 में होंगे होंगे नहीं होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। और उसके बाद जो एग्जाम्स होंगे लाइक नवंबर 20 एंड देयर आफ्टर सबके लिए एप्लीकेबल होगी जब तक कोई और फर्दर अमेंडमेंट्स इन प्रोविजंस में नहीं आती। नौ फेमा के अंदर दो मेन अमेंडमेंट्स हैं, रादर ये कहें कि एक ही मेन अमेंडमेंट है सेक्शन 6 की, बट मैं आपको दो चेंजेस कराऊंगा। मैंने वर्ड यूज किया चेंजेस, जिसमें एक लॉ की अमेंडमेंट है और दूसरा वो लॉ की अमेंडमेंट नहीं है, रादर हमारे इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल में कुछ चेंजेस किए हैं जो एडिशन मई 2020 एग्जाम के लिए एप्लीकेबल था, जो लास्ट ईयर सितंबर में इशू किया गया था, अगस्त सितंबर में इशू हुआ था। जो वो चेंज है वो है पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के कॉन्सेप्ट में। पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, दो देयर इज नो स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट, लॉ में कोई चेंज नहीं है, बट इंस्टीट्यूट ने उसके कॉन्सेप्ट की इंटरप्रिटेशन हम कह सकते हैं उसमें कुछ चेंज किया, जिसके कारण रेजिडेंशियल स्टेटस के काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर चेंज हो गए। अब क्योंकि लॉ में वो अमेंडमेंट्स नहीं थी तो ना तो वो आरटीपी में कवर की गई, ना ही एज सच आप बेयर एक्ट में ढूंढेंगे उसको तो वहां पर वो आपको मिलने वाली है। ये अमेंडमेंट्स इंस्टीट्यूट ने स्टडी मटेरियल के थ्रू की। चेंज, अमेंडमेंट वर्ड यूज करना ठीक नहीं होगा इसके लिए, चेंज। मैं पहले आपको दोनों स्टडी मटेरियल जो इंस्टीट्यूट के हैं वो कंपेयर करा दूं, वहां से ही आपको आइडिया लग जाएगा कि वो चेंज है क्या, और फिर हम उस चेंज को स्टडी करेंगे और उसके बाद सेक्शन 6 की अमेंडमेंट्स हैं उसको हम कवर अप करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट। पहले मैं आपको पुराने वाला दिखाता हूं, जो लास्ट 2017-18 का स्टडी मटेरियल चल रहा था। उसके अंदर जो डेफिनेशन दी गई थी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया की, उसमें जो एक कॉन्सेप्ट बताया गया, ये देखिए, इसमें कहा गया था एज फार एज द डेफिनेशन ऑफ द टर्म पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया इज कंसर्न, द पर्सन शुड हैव रिजाइडेड इन इंडिया इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फॉर मोर देन 182 डेज। सबको पता है सिटीजनशिप इज नॉट द क्राइटेरिया, ये भी हमें मालूम है। However, the definition raises some points. Residence of a person is calculated not with reference to his stay in India but with reference to his stay in an earlier financial year. पूरी तरह से कॉन्सेप्ट बेस्ड था अर्लियर फाइनेंशियल ईयर में कितने दिन पर्सन का स्टे रहता है। Therefore, a person may come into India in a financial year and stay for that year only, but still for that year he would not be resident in India. He would have to wait for the end of the year, and on the commencement of the next year he would become resident in India. Means यदि प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेस पर हम एक स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं, लाइक से फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं कि 2018-19 में एक पर्सन का स्टे इंडिया में लेस देन 183 डेज था, लेस देन 183 डेज। सिंपल मीनिंग इस लाइन का निकल करके आता है कि 1920 में वो पर्सन एक नॉन रेजिडेंट होगा क्योंकि उसका स्टे लेस देन 183 है, 182 को एक्सीड नहीं कर रहा है। लेस देन 182, 183 मतलब 182 डेज का है। नाउ अब इसी के बेस पर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं स्टडी मटेरियल का। Mr. A
resided in India during financial year 15-16 for less than 183 days. वो इंडिया में अप्रैल 1, 2016 को एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है, उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताइए 16-17 के लिए क्या होगा। सिंपल कि जब पिछले साल उसका स्टे पीरियड 183 डेज से कम का है, सो 16-17 के लिए इसका रेजिडेंशियल स्टेटस जो ऊपर प्रोविजन दिया गया, ये इस प्रोविजन के हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा कि ये पर्सन नॉन रेजिडेंट होगा। लो जी, देखिए इसका आंसर, मिस्टर ए हैड कम टू इंडिया फॉर टेकिंग अप एम्प्लॉयमेंट, हाउएवर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16 वो लेस देन 183 था। Since he has not fulfilled the condition of staying in India for more than 182 days, he cannot be considered as person resident in India during the financial year 16-17, notwithstanding the purpose or duration of its stay. Notwithstanding the purpose or duration of its stay. Now, अब लॉ में कोई चेंज नहीं है। हमारे इंस्टीट्यूट का ये नया वाला स्टडी मटेरियल है। इस स्टडी मटेरियल में इन्होंने पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को काफी इलेबोरेट किया और इसमें एक पॉइंट इन्होंने दिया, रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर, इट इज फ्रॉम ए पर्टिकुलर डेट दैट अ पर्सन विल बी अ रेजिडेंट और ए नॉन रेजिडेंट। कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। अभी मैंने आपको जो दिखाया ये पुराना स्टडी मटेरियल है जो ये कहता है कि जो रेजिडेंशियल स्टेटस है वो आपको इंतजार करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा एंड ऑफ द ईयर का। ओके, फिर यहां पर कहा गया कि जो लास्ट ईयर के बेसिस के ऊपर आपने अपना आंसर दिया, करंट ईयर में पर्पस और ड्यूरेशन मैटर नहीं करता। लेकिन नया स्टडी मटेरियल उसने बोल दिया रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर, इट इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट दैट अ पर्सन विल बी अ रेजिडेंट और ए नॉन रेजिडेंट। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम इनकम टैक्स लॉ। ओके, नाउ अब इन्होंने कहा फेमा एक रेगुलेटरी लॉ है, एक पर्सन को अपना स्टेटस पता होना चाहिए जब वो एक ट्रांजैक्शन कर रहा हो। यदि पर्सन इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आता है और उसको अपना स्टेटस ईयर के खत्म होने पर पता चलता है, हाउ विल ही एंड द पीपल डू ट्रांजैक्शंस विद ईच अदर। पुराने स्टडी मटेरियल में कहता है साल खत्म होने के बाद पता चलेगा भैया, यहां पर कह रहा है नो, जब भी आप इंडिया में आ रहे हैं आपको तभी पता होना चाहिए। ठीक है, ओके। वही एग्जाम्पल पुराने स्टडी मटेरियल वाला नए स्टडी मटेरियल में क्या आंसर चेंज हो गया, अब देखो जरा। वही क्वेश्चन है, मिस्टर ए रिजाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 15-16 फॉर लेस देन 182 डेज। वो इंडिया में आए अप्रैल 1, 2016 को फॉर एम्प्लॉयमेंट। उनका रेजिडेंशियल स्टेटस 16-17 का क्या होगा। ठीक, मैं आपको फिर दिखा देता हूं वो क्वेश्चन जो पुराने स्टडी मटेरियल के अंदर था। यही सेम क्वेश्चन है, मिस्टर ए रिजाइडेड इन इंडिया फॉर 15-16 फॉर लेस देन 183 डेज। 1 अप्रैल 2016 को एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, 16-17 का उसका स्टेटस। यहां पर कह रहे हैं ही कैनॉट बी कंसीडर्ड एज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, और यहां पर दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया। अब आ जाते हैं नए स्टडी मटेरियल पर। नया स्टडी मटेरियल क्या कहता है, मिस्टर ए आप इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आए हैं, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 15-16 आपका स्टे लेस देन 182 डेज का था। सिंस ही हैज नॉट फुलफिल्ड द कंडीशन ऑफ स्टेइंग इन इंडिया फॉर मोर देन 182 नहीं था पिछले साल में, आपको रेजिडेंशियल पर्सन नहीं माना जा सकता 16-17 के लिए। लेकिन अब आपका आंसर क्या होगा, क्योंकि आप 1 अप्रैल 16 को इंडिया में आए, आप
रेजिडेंट इन इंडिया नहीं माने जाएंगे, ही में प्राइमरीली कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। अभी पुरानी बात को सपोर्ट कर रहा है, पुरानी बात को, लेकिन आगे की लाइन देख लो। हाउ एवर एज ही हैज कम फॉर एम्प्लॉयमेंट he will be considered as Indian resident from 1st April 2016। 1 अप्रैल 2016 से उसको रेजिडेंट मान लिया जाएगा। इसी तरह से आगे जितने क्वेश्चंस हैं उन सब के अंदर आंसर्स को चेंज कर दिया गया है। और क्योंकि आप सबको पता है फेमा के अंदर ये टॉपिक डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन इंडिविजुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत इसके क्वेश्चन आए हुए हैं। सो इस चेंज को डिस्कस करना बहुत जरूरी था। बेशक ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट नहीं है, बट क्योंकि स्टडी मटेरियल में इसका चेंज आया है और सारे आंसर चेंज हुए हैं, तो आपको इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मैंने इसके जो अमेंडमेंट के नोट्स हैं, इन नोट्स में इसी पॉइंट को कवर अप किया है। डेफिनेशन आप देखेंगे वही पुरानी डेफिनेशन है, कोई चेंज नहीं है इस डेफिनेशन के अंदर। पॉइंट टू रिमेंबर में मैंने एक नया पॉइंट ऐड किया है। पॉइंट टू रिमेंबर में एक नया पॉइंट ऐड किया है, और वो क्या है? रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट फॉर अ ईयर, इट इज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डेट that a person will be a resident or non-resident। ये एक लाइन बहुत सारे आंसर्स को चेंज करा गई। फिर मैंने इसका एक छोटा सा नोट दिया है आपको ये याद दिलाने के लिए, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है। देयर इज नो अमेंडमेंट इन द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 5 ऑफ द फेमा। हाउएवर एज पर द रिवाइज्ड स्टडी मटेरियल ऑफ ICAI, answer of few questions are changed considering the fact that residential status is not for a year, rather is being from a particular date। तो based on the fact stated above, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 14 के आंसर हो गए चेंज। जो आपके पास स्टडी मटेरियल है, मीन स्टडी मटेरियल से मेरा मतलब है मेरी बुक, जो आप लोगों के पास ये स्कैनर भी है जिसमें से आप पढ़ रहे हैं, या फिर मेन बुक कहां गई? ये रही, सॉरी, ये बुक। तो इसके अंदर से आप सेक्शन क्वेश्चन नंबर 7 to 14 मत करना कवर, आपको ये आंसर्स कवर अप करने हैं। डिटेल्ड आंसर्स मैंने दे रखे हैं जो अब नए स्टडी मटेरियल के हिसाब से आंसर बनेंगे फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द पर्सन। इसकी हेडिंग ही मैंने यही डाली है, क्वेश्चन एंड आंसर्स रिवाइज्ड। सो नाउ अब किस तरीके से इसका इंपैक्ट पड़ता है, क्या प्रोविजन है, वो मैं आपको थोड़ा सा गाइड करता हूं। जो मैंने आपको क्लास में कराया हुआ है उन्हीं नोट्स से मैं आपको ये पॉइंट डिस्कस करा रहा हूं। देखो, हमने इन पॉइंट्स को कवर अप किया हुआ है कि एक इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले हमने कहा उस पर्सन का स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डिटरमाइन करो। यदि वो पीरियड ग्रेटर देन 182 डेज है तो आपको आगे चलना है, लेस देन और इक्वल टू 182 डेज है तो वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया। और यहां पर मैंने बात कर दी थी खत्म, यहां पर मैंने बात कर दी थी खत्म पुराने स्टडी मटेरियल की अकॉर्डिंग। लेकिन यहां पर अब प्रोविजन आगे एक्सटेंड होगा, वो मैं अभी आपको कराऊंगा क्या चेंज का इंपैक्ट आया। अभी मैं पहले आपको पुराना रिवाइज करा रहा हूं जो आपने पढ़ा हुआ है। स्टेज नंबर 2, यदि पर्सन 182 डेज से ज्यादा है तो स्टेज नंबर 2 में हम गए, क्या ये पर्सन आउटसाइड इंडिया जा रहा है या आउटसाइड इंडिया रह रहा है इन करंट ईयर। इन करंट ईयर ये डाटा किसका था? 182 डेज का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का। करंट ईयर में क्या वो आउटसाइड इंडिया जा रहा है या आउटसाइड इंडिया रहता है? 3 केस थे।
फॉर द एम्प्लॉयमेंट, फॉर बिजनेस और वोकेशन, और फॉर एनी अदर पर्सन और एनी अदर पर्पस जिससे उसकी इंटेंशन लगे टू स्टे आउटसाइड इंडिया फॉर ए सर्टेन पीरियड। यदि नहीं पिछले साल 182 दिन से ज्यादा रहा और करंट ईयर में वो इस पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया नहीं जा रहा, देन पर्सन इज ए रेजिडेंट इन इंडिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। पिछले साल 182 डेज से ज्यादा है और करंट ईयर में इन पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, देन हमने कहा वो पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है, रेजिडेंट इन इंडिया, लेकिन रेजिडेंट इन इंडिया नहीं, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। लेकिन फिर वही बात आ गई यहां पर, जो लाइन मैंने आपको दिखाई कि ये एक पर्टिकुलर डेट से डिटरमाइन होगा। तो रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया है कौन सी डेट से? फॉर द पीरियड सब्सिक्वेंट टू लिविंग इंडिया, अप टू द डेट ऑफ डिपार्चर, अप टू द डेट ऑफ डिपार्चर वो रेजिडेंट इन इंडिया था, जिसका मैंने आपको क्लास में एग्जाम्पल भी कराया था कि 1819 में 200 दिन 182 डेज से ज्यादा, 1920 में यदि मैं इस पॉइंट को छुपा लूं तो इन जनरल मेरा आंसर है कि पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया है। लेकिन फिर मैंने आपको आगे कहा कि वो 1 जुलाई 2019 को इंडिया से बाहर जा रहा है। किस लिए बाहर जा रहा है? फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट। तो ये ईयर 2 में बट गया, रेजिडेंट इन इंडिया और रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। तो 182 डेज के साथ भी मैंने क्या देखा? 182 डेज के साथ भी मैंने अगले साल को पूरे साल में उसको स्टेटस रेजिडेंट नहीं रखा, रादर उसको 2 हिस्सों में बांट दिया। लेकिन यदि वो पर्सन आउटसाइड इंडिया था और इंडिया में आ रहा है, चेक वेदर कमिंग टू इंडिया और स्टे इन इंडिया, इन पर्पस के लिए नहीं आ रहा, इन पर्पस के लिए नहीं आ रहा, अदरवाइज देन फॉर, अदरवाइज देन फॉर, हां इन पर्पस के लिए नहीं आ रहा, बिल्कुल मान लिया, देन वो पर्सन का स्टेटस क्या रहेगा? रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रहेगा। पर्सन का स्टेटस रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया रहेगा। लेकिन यदि ये पर्सन अदरवाइज देन फॉर इनके लिए नहीं आ रहा, अदरवाइज देन फॉर, इसको डायरेक्ट भाषा में बोले तो इंडिया में एम्प्लॉयमेंट के लिए आ रहा है, बिजनेस के लिए आ रहा है या अनसर्टेन पीरियड के लिए आ रहा है, तो हमने इसको बोला कि ये पर्सन क्या होगा? रेजिडेंट इन इंडिया होगा। लेकिन अब यहां तक तो हमने बात डिस्कस कर ली थी, लेकिन अब जो लाइन आ गई हमारे सामने कि रेजिडेंशियल स्टेटस विल नॉट बी डिटरमाइंड फॉर ए ईयर, रादर इट विल बी डिटरमाइंड फॉर अ डेट। तो यहां पर 2 चीजें आ जाएंगी। पर्सन को रेजिडेंट इन इंडिया मानेंगे कब से? फ्रॉम डेट ऑफ अराइविंग इन इंडिया, फ्रॉम द डेट ऑफ अराइविंग इन इंडिया। यह पॉइंट आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा। हां, यहां पर यह पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा फ्रॉम डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की बिगिनिंग से ही यह पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा। तो ये आपके 2 पॉइंट और निकल करके आते हैं इसमें। अब बात रह गई इसकी, पर्सन पिछले साल 182 दिन से कम था, अब आगे कुछ चेक ही नहीं करते थे, लेकिन अब आपको आगे चेक करना पड़ेगा। मैं इसी चार्ट को आपको यदि रिवाइज बनवा दूं, आप बनाइए ये चार्ट, रिवाइज चार्ट में इसका बनवा देता हूं आपको। इसमें हम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाएंगे। अब डिटर्मिनेशन ऑफ
रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा। इंडिविजुअल के लिए मैं बात कर रहा हूं, फॉर इंडिविजुअल। स्टेज 1, चेक period of stay in India during preceding financial year। दो पार्ट्स में डिवाइड किया हमने इसको। ग्रेटर देन 182 डेज, लेस देन और इक्वल टू 182 डेज। यहां पर मैंने आपको क्लियर कट लिखवाया था कि ये पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा, ठीक है। फॉर करंट ईयर individual will be resident outside India। अभी भी मैंने वही लाइन यूज की, बट मैं थोड़ा सा इसको आपको और एक्सटेंड कराऊंगा। However, if individual is arriving in India or stay in India during current year, वही तीन बातें कौन कौन सी? फॉर एम्प्लॉयमेंट एक, फॉर बिजनेस और वोकेशन दो, और फॉर एनी अदर पर्पस, एनी अदर पर्पस, जहां पर इंटेंशन टू स्टे इन इंडिया इज फॉर अनसर्टेन पीरियड। इस केस में इंडिविजुअल विल बी कंसीडर्ड, ये बहुत बड़ा चेंज किया है इन्होंने आंसर्स में, विल बी कंसीडर्ड एज रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया। बेशक प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में स्टे लेस देन 182 है। करंट ईयर में, ये करंट ईयर के लिए बात चल रही है, करंट ईयर में यदि वो एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस के लिए या किसी और पर्पस के लिए इंडिया में आया है, ईदर फॉर बिजनेस, वोकेशन, एम्प्लॉयमेंट और एनी अदर पर्पस, उस पर्सन को फ्रॉम द डेट ऑफ अराइवल इन इंडिया रेजिडेंट मान लिया जाएगा। यह स्टडी मटेरियल ने एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज किया है, और जो मैंने आपको क्वेश्चन डिस्कस कराया था वो इसी पॉइंट पर बेस्ड था। मैं आपको क्वेश्चन दोबारा कराता हूं। वो
पहले तो मैंने जस्ट कंपैरिजन के लिए आपको करा दिया था, अब जरा दोबारा से उस क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी आएगी कि हां ये इंस्टीट्यूट ने बड़ा एक सिग्निफिकेंट चेंज कर दिया है। इसको नोट कर लें आप जल्दी से, फिर मैं आपको वही क्वेश्चन दोबारा दिखाता हूं। ये नया स्टडी मटेरियल ही अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मिस्टर ए इंडिया में रिजाइड करते हैं फाइनेंशियल ईयर 15-16, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लेस देन 182 डेज। अप्रैल 1, 2016 को एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया में आए। रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होगा ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17? अब इन्होंने वही बात की कि पहले तो लिख दिया हेयर एज ही कम टू इंडिया ऑन 1 अप्रैल ही प्राइमरीली कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर 182 डेज से कम का था। लेकिन अब आंसर को चेंज कर दिया और कहा हाउ एवर एज ही हैज कम फॉर एम्प्लॉयमेंट ही विल बी कंसीडर्ड एज इंडियन रेजिडेंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016। जबकि पहले आंसर कुछ और होता था। पहले आंसर पूरे ईयर का दे दिया जाता था और उस समय पूरे ईयर का आंसर यह होता था ही कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 16-17। आई होप कि ये एक जो डिफरेंस मैंने अब आपको कराया है ये आपको क्लियर हो गया होगा। मैं साइमल्टेनियसली आपको जो आपने पढ़ रखा है वो यहां तक पढ़ा हुआ था, इसके आगे हम कुछ नहीं करते थे, इसके आगे हम अब ये काम करेंगे। ये मैंने आपको यहां पर ये नोटिंग करा दी है। सो अकॉर्डिंगली आप इसमें चेंज कर लीजिएगा। मैंने यहां पर आगे एक बॉक्स बना दिया है चेंज का बॉक्स बना दिया है और चेंज का बॉक्स आपको कहां मिलेगा? ये हमारी इस अमेंडमेंट क्लास के अंदर कवर है। अब सेम टाइम पर आपको ये पॉइंट को भी देखना है, यदि पिछले साल 182 डेज से ज्यादा है, क्या इसमें किसी तरह का चेंज है? इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज तो नहीं है, बट इफेक्ट तो इस पर भी पड़ेगा। कैसे? आपने देखा लास्ट ईयर 182 डेज से ज्यादा का था, करंट ईयर में क्या वो इंडिया से बाहर गया है या इंडिया से बाहर स्टे है इन पर्पस के लिए? इन पर्पस के लिए नहीं है तो ये पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया माना जाएगा करंट ईयर में। इन पर्पस के लिए है तो ये मैंने आपको यही कराया हुआ था, फ्रॉम द डेट जब वो इंडिया से बाहर जाता है तो हम उसको रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया मान लेंगे, एंड अप टू द डेट ही वॉज इन इंडिया तो हम उसको इंडिया का रेजिडेंट ही मानेंगे। देन फिर दूसरा पॉइंट था इसमें, पिछले साल 182 डेज से बाहर था इंडिया में, 182 डेज से ज्यादा, करंट ईयर में इंडिया में रह रहा है या बाहर से इंडिया में आया, एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आया, बिजनेस के लिए नहीं आया, वोकेशन के लिए नहीं आया, एनी अदर पर्पस जिसमें अनसर्टेन पीरियड की इंटेंशन के लिए नहीं आया, अदरवाइज देन लिखा हुआ है। तो एक्सेप्शन में क्या एक्सेप्शन को क्वालिफाई करता है? हां, एक्सेप्शन को क्वालिफाई कर रहा है। यस का मतलब ये एक्सेप्शन फुलफिल हो रही है। वो एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं आया, वो बिजनेस के लिए नहीं आया, वो वोकेशन के लिए नहीं आया। ठीक है, फिर तो ये पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया होगा फाइनेंशियल ईयर की कमेंसमेंट से ही। मैंने ऐसा चेंज इसलिए किया क्योंकि अभी तक तो ईयर के लिए हिसाब से चलते थे हम, ईयर के हिसाब से, लेकिन अब हमें किसके हिसाब से चलना पड़ेगा? अब हमें डेट के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने आपको यहां पर भी एक डेट लिखवाई है, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ, इसको भी कर लो,
करंट फाइनेंशियल ईयर। करंट फाइनेंशियल ईयर की कमेंसमेंट से वो पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया ही होगा, लेकिन वो पर्सन अदरवाइज एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं था, मींस एम्प्लॉयमेंट के लिए था, ओके, बिजनेस के लिए था, वोकेशन के लिए था, एनी अदर पर्पस के लिए था, तो उस केस में क्या होगा? ही विल बी ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम द डेट ऑफ अराइविंग इन इंडिया, फ्रॉम द डेट ऑफ अराइविंग इन इंडिया। तो मैं आपको एक काम करता हूं, इसका भी जो ये वाला पार्ट है ना, इसको भी मैं यहां पर आपको ब्रीफ में नोट डाउन करा देता हूं। यदि ये 182 डेज से ज्यादा का है, फॉर करंट ईयर इंडिविजुअल विल बी रेजिडेंट इन इंडिया इन जनरल रूल तो हो गया ये, दो एक्सेप्शन आ गई। एक्सेप्शन नंबर 1, इफ ड्यूरिंग करंट ईयर individual is going outside India or stay outside India for, यही तीनों बातें स्मॉल में लिख दूं, एम्प्लॉयमेंट, ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, बी स्टैंड्स फॉर बिजनेस और वोकेशन, और अदर पर्पस, EBO, E stands for employment, B stands for business vocation, O stands for any other purpose। यदि वो किसी और पर्पस के लिए, जहां पर उसकी इंटेंशन इंडिया से बाहर, यहां पर इंटेंशन इंडिया से बाहर की है उसकी, फॉर अनसर्टेन पीरियड, देन क्या होगा? इंडिविजुअल विल बी considered as person resident outside India from date of departure, ये वो वाली एक्सेप्शन हो गई जो मैंने आपको नोट्स में ये ऐसे करा रखी है। अब मैं आपको ये वाली एक्सेप्शन करा रहा हूं, ये वाली एक्सेप्शन, दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इफ ड्यूरिंग करंट ईयर individual is arriving in India or stay in India during the current year for purpose other than एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, अनसर्टेन पीरियड, अदर पर्पस के लिए, तो ये इंडिविजुअल क्या होगा? इंडिविजुअल विल बी
resident outside India from date of commencement of current financial year. और तीसरा केस, if during current year individual is arriving in India or stay in India for employment, बिजनेस वोकेशन और अदर पर्पस। अब मैंने यहां तो लिखा फॉर पर्पस अदर देन, यहां पे मैंने लिखा इन्हीं के लिए आ रहा है, तो क्या होगा? तो इंडिविजुअल विल बी रेजिडेंट इन इंडिया फ्रॉम date of arriving in India, from date of arriving in India। अब आपको एक चीज नजर आ रही है, जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं, जो चीजें मैंने हाईलाइट की अभी अभी, नए स्टडी मटेरियल के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट मैंने चेंज कर दिया है। अब पूरा ईयर की जगह मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट को डेट पर ले आया हूं। जो नया स्टडी मटेरियल कहता है कि ये कॉन्सेप्ट सारा का सारा किस पर कन्वर्ट होगा? डेट के ऊपर कन्वर्ट होगा। यही नए स्टडी मटेरियल का कहना भी था। चलिए, ये हो गया हमारा एक टॉपिक जो स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट नहीं थी, लेकिन चेंज था स्टडी मटेरियल के कारण। और इसके कारण जो चीजें अब आपको ध्यान रखनी है, स्कैनर में से क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक, आई थिंक 14 तक, क्वेश्चन नंबर 14 तक के आंसर्स हो गए हैं चेंज। और आपको कोई परेशानी ना हो तो इसीलिए मैंने इन अमेंडमेंट्स में सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर भी डाल दिए हैं नए। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, इनके आंसर्स को भी मैंने रिवाइज करके इसी अमेंडमेंट शीट का पार्ट बना रखा है। अमेंडमेंट आपको हमारे वेबसाइट पर, इसी वेबसाइट के ऊपर जो नॉलेज पोर्टल का लिंक है वहां पर अवेलेबल है। ये हो गई हमारी एक अमेंडमेंट एज टू पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया और पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसके बाद अब आगे चलते हैं, और इस चैप्टर में यदि आपको ध्यान हो, मैं वही क्लास नोट्स को ले आता हूं क्योंकि यहां से आपको जल्दी आइडिया लग जाएगा कि जब मैंने ये टॉपिक आपको करा दिया था क्लास में, तो इसके बाद फिर मैंने आपको जो क्लास में कराया था वो कराया था टॉपिक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस का एंड
कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का। नो, अब देखिए जरा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में हमने पहले सेक्शन 2 क्लॉज ई की डेफिनेशंस को पढ़ा था, और इस डेफिनेशन में हमने कहा था अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर असेट लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ पर्सन्स रेजिडेंट इन इंडिया और असेट और लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ पर्सन्स रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। ये तो खैर हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके थे, इसमें कोई चेंज नहीं है। आगे कहता है एंड इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शंस रेफर टू इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। यही पढ़ा था ना, इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शन रेफर टू इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। फिर मैंने आपको सेक्शन 6 कराया था और फिर इसकी फेमा की परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस रेगुलेशंस कराई थी। सेक्शन 6 में सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 इसने क्या कहा था, सेल और विड्रॉल ऑन बिहाफ ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस वो आप ऑथोराइज डीलर के थ्रू करेंगे। और सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 कहता है आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ परमिसिबल ट्रांजैक्शंस को स्पेसिफाई करेगी। ओके, फिर आपको ध्यान होगा मैंने आपको सेक्शन 6 कराया था पूरा ये डिटेल में। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 कि यदि कोई भी फॉरेन करेंसी सेल करनी है या ड्रॉ करनी है, किसके लिए, फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, वो आप करेंगे किसके थ्रू, ऑथोराइज्ड पर्संस के थ्रू, सब्जेक्ट टू द रेस्ट्रिक्शंस इंपोज्ड बाय द आरबीआई। इसमें आज भी कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है। चेंज कहां है, अब आ जाइए जरा सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, यहां पर चेंज है हमारा। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 कहता था आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसल्टेशन के साथ रेगुलेशन स्पेसिफाई करेगी, जिसमें वो 2 बातें बताएगी। नंबर 1, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन सी होगी एंड द लिमिट अप टू विच दीज ट्रांजैक्शंस कैन बी कैरिड आउट। रेगुलेशंस ये बना दी गई। फिर आरबीआई ने कहा, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 ने कहा था आरबीआई रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएगी इन 2 ट्रांजैक्शंस के ऊपर। सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 पर हम बढ़े थे आगे। आरबीआई थ्रू द रेगुलेशंस प्रोहिबिट, रेस्ट्रिक्ट और रेगुलेट ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू सो एंड सो। नाउ अब चेंज हुआ क्या है इसकी बात कर लेते हैं। सेक्शन 6, 4, 5, 6 इसमें कोई चेंज नहीं है, तो मैं इसकी डिस्कशन में नहीं जा रहा। मैं आपके साथ जो डिस्कशन कर रहा हूं वो 2 पॉइंट को कर रहा हूं, एक तो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 को और दूसरा सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 को। नाउ देखिए जरा क्या चेंज आया है, मैं आपको इन्हीं नोट्स के बेस पर आगे लेकर के चलता हूं। सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का। सेक्शन 6 जो है हमारा वो है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस का। नाउ अब इस सेक्शन 6 के अंदर जो चीजें हम कवर अप कर रहे थे, सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 नो चेंज। प्रोविजन आज भी वही रहेगा, क्या कि एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम द ऑथोराइज्ड पर्सन, किसके लिए, फॉर द कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस, कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शंस के पर्पस के लिए। तो ये तो हो गई एक बात। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फिर आ गया सेक्शन 6 सबसेक्शन 2। यहां से आपको मेजर चेंज एक देखने को मिलेगा,
और वो जो चेंज है वो है क्या, उसकी बात आप कर लेते हैं सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 की। आरबीआई इन कंसल्टेशन विद सीजी। चलो मैं फिर वही बात करूंगा, मैं साथ साथ आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको ये चीज पुरानी क्या थी और नई क्या थी उसका आइडिया रहे। आरबीआई विद सीजी कंसल्टेशन स्पेसिफाई करेगी, मैं बिल्कुल वही लिख रहा हूं रेगुलेशंस बनाकर, तीन चीजें। पहले 2 हुआ करती थी, अब 3 हो गई। परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस। नंबर 2, लिमिट अप टू विच फॉरेन एक्सचेंज will be admissible for these permissible capital account transactions। नंबर 3 पर आ गई नई बात, नंबर 3 पर आ गई नई बात, कंडीशंस सब्जेक्ट टू विच दिस कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस में बी एग्जीक्यूटेड। तो देखो पहले 2 बातें थी, एक परमिसिबल वर्ड और दूसरा लिमिट वर्ड, अब आ गई 3 बातें। नो इसके साथ अब एक नया सेक्शन भी आ गया, सेक्शन 6 सब सेक्शन 2A। इसने क्या कहा, सेंट्रल गवर्नमेंट विद इन आरबीआई कंसल्टेशन में प्रिस्क्राइब 3 चीजें, 1 2 3, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस 1, लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एडमिसिबल फॉर दीज ट्रांजैक्शंस, एंड नंबर 3, कंडीशंस दैट मे बी प्लेस्ड ऑन सच ट्रांजैक्शंस। नाउ तो जो चेंज आया वो क्या आ गया, एक तो नया सेक्शन आ गया और सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में एक नया वर्ड ये कंडीशन का आ गया। अब मेरे सामने डिफरेंस मैंने आपको बता दिया, सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 में पहले 2 वर्ड थे, परमिसिबल और परमिसिबल ट्रांजैक्शंस और लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब परमिसिबल ट्रांजैक्शन के साथ लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के साथ कंडीशन भी आ गया। पहले ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसकी हुआ करती थी, पहले ये पावर सिर्फ और सिर्फ किसकी होती थी, आरबीआई की, आरबीआई की हुआ करती थी। आरबीआई सीजी की कंसल्टेशन में ये काम करती थी। अब ये पावर किसको और दे दी गई, सीजी आरबीआई की कंसल्टेशन में चाहे तो प्रिस्क्राइब कर सकता है। जब मैं वर्ड प्रिस्क्राइब यूज करता हूं तो सीजी अपने रूल बना सकती है, जब मैं आरबीआई के लिए स्पेसिफाई वर्ड यूज करता हूं आरबीआई अपनी रेगुलेशंस बना सकती है। नाउ इसके अलावा ये जो पॉइंट था कि आरबीआई आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे इन 2 ट्रांजैक्शंस के ऊपर, ये मैं यहीं पर बीच में डाल देता हूं, सेक्शन 6(2) का प्रोवाइजो, आरबीआई साथ में एक वर्ड और ले लिया, और सीजी, आरबीआई और सीजी आप रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे, नो रेस्ट्रिक्शंस। किन पर, उन्हीं 2 बातों के ऊपर। एक बात थी अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन और दूसरी बात थी डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। नाउ तो अब जरा इतनी चीजों में देखो चेंज क्या आया, चेंज क्या आया है। इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें सिर्फ आरबीआई आपके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई। क्यों, क्योंकि ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी थी। इसके अलावा जो चेंज और आया है वो कंडीशंस का चेंज आ गया।
यहां पर और तीसरा चेंज रूल सेक्शन 6 सबसेक्शन 2A आ गया। 3 चेंज 1 2 3। इस चेंज का मतलब क्या है, इस अमेंडमेंट का मतलब क्या है कि जो पावर पहले आरबीआई के पास थी वो पावर सीजी को भी दे दी गई। इससे होगा क्या, क्या इससे इन अथॉरिटीज में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है या ओवरलैपिंग आ गई है पावर्स के बीच में? क्या पावर्स में किसी भी तरह की कोई ओवरलैपिंग हुई है? नहीं। आप कहेंगे सर हुई तो है, पहले आरबीआई करता था अब सीजी भी करेगा, वही तीनों बातें यहां है वही तीनों बातें यहां है। तो मैं आपको बता दूं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यहां पर वर्ड लिखा है इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, यहां पर वर्ड लिखा है नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स, नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स। तो आरबीआई आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स की जो ट्रांजैक्शंस हैं और कैपिटल अकाउंट नेचर की, उन पर परमिसिबल ट्रांजैक्शंस आप रेगुलेशंस बना सकते हैं। कितना उन ट्रांजैक्शंस के लिए फॉरेन एक्सचेंज एडमिसिबल होगा वो आप बता सकते हैं। क्या कंडीशंस आप इंपोज कर सकते हैं इन ट्रांजैक्शंस पर, उसकी आप रेगुलेशन बना सकते हैं। सीजी आप रूल प्रिस्क्राइब कर सकते हैं फॉर दोज कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन विच डज नॉट इन्वॉल्व डेट इंस्ट्रूमेंट्स। कितनी फॉरेन एक्सचेंज एडमिसिबल होगी इन ट्रांजैक्शंस के लिए, इन्हीं के लिए, और कंडीशन सब्जेक्ट टू विच दीज ट्रांजैक्शंस में बी कैरिड आउट। सो सेक्शन 6 सबसेक्शन 2A के अंदर ये एक चेंज हमारे पास आया, ये पूरा ही नया सेक्शन आया। अब आप कहेंगे डेट इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं? अब मैं आपको डेट इंस्ट्रूमेंट से पहले एक बार नोट्स में इसकी रीडिंग करा देता हूं। चेंज क्या आया वो मैंने आपको बता दिया, बट ये चेंज एग्जाम पॉइंट से मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई भी क्वेश्चन इसके ऊपर फ्रेम होगा एज सच। बड़ा जनरल सा चेंज है, सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है, आरबीआई को पावर दिया, दोनों की पावर को स्पेसिफिक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बस। मेन चेंज जो था वो था पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया एंड रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया का। देखिए सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 एनी पर्सन में सेल और ड्रॉ फॉरेन एक्सचेंज टू और फ्रॉम एन ऑथोराइज्ड पर्सन फॉर अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पावर ऑफ आरबीआई टू इंपोज रेस्ट्रिक्शंस। आरबीआई में इन कंसल्टेशन विद सीजी specify any class or classes of transaction involving debt instruments which are permissible, limits up to which foreign exchange shall be admissible, conditions। यही सब चीजें आपको कहां देखने को मिलेंगी? सेक्शन 6(2)(a) में वर्ड आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई की कंसल्टेशन से प्रिस्क्राइब करेगा। सीजी के केस में प्रिस्क्राइब वर्ड यूज होगा, आरबीआई के केस में स्पेसिफाई वर्ड यूज होगा, क्योंकि आरबीआई रेगुलेशंस बनाती है और जबकि सीजी रूल्स बनाती हैं। आगे तीनों चीजें सेम मिलनी है। एनी क्लास और क्लासेस ऑफ ट्रांजैक्शंस नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स विच आर परमिसिबल, लिमिट अप टू विच फॉरेन एक्सचेंज शैल बी एडमिसिबल, कंडीशंस विच में बी प्लेस्ड ऑन सच रेस्ट्रिक्शंस, ऑन सच ट्रांजैक्शंस। अब पावर तो दे दी गई, बांट दी गई। आरबीआई तुम्हारे पास कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस इन द नेचर ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट्स कवर है, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास नॉट इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रांजैक्शंस को कवर अप किया गया है। ठीक है, लिमिट्स की भी बात दोनों में आ गई एंड कंडीशंस की बात दोनों में आ गई, और इसका प्रोवाइजो ने कहा कि आरबीआई और सीजी आप रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाएंगे एमोर्टाइजेशन ऑफ लोन पर एंड डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स पर। यह प्रोविजन बिल्कुल सेम है, सिर्फ चेंज क्या आया, आरबीआई के साथ सीजी आ गया क्योंकि सीजी की पावर आई थी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2A के अंदर। अब बात है डेट इंस्ट्रूमेंट्स की। सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 के अंदर इन्होंने डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग बताया, और मीनिंग क्या बताया
कि मीनिंग होता है। डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग क्या बताया कि इसका कुछ मीनिंग वो होगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिन सिक्योरिटीज को आरबीआई की कंसल्टेशन के साथ डेट इंस्ट्रूमेंट्स का नाम दे देगी वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। बस, तो मीनिंग में यह बताया कि हां इसका एक मीनिंग है, वो एक्चुअल मीनिंग क्या है वो कुछ नहीं बताया। अब रटना है तो इसको रट लो। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट शैल मीन such instruments as may be determined by CG in consultation with RBI। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये तो रटने वाली बात हो गई, कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल दे देता हूं। ये एक नोटिफिकेशन है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की 16 अक्टूबर 2019 की कि सेक्शन 6 सबसेक्शन 7 में जो डेट इंस्ट्रूमेंट्स को डिटरमिन करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इस पावर को यूज करते हुए 1 2 3 4 5 नाम दे रही है किसके? डेट इंस्ट्रूमेंट्स के। डेट आपको पता ही है, डेट क्या है? उधार। बॉन्ड्स गवर्नमेंट बॉन्ड है चाहे कॉर्पोरेट बॉन्ड है। सिक्योरिटाइजेशन स्ट्रक्चर जो इक्विटी नहीं है, इक्विटी ट्रेंच नहीं है। बोरोविंग्स बाय इंडियन फर्म्स थ्रू द लोन्स अगेन लोन। डिपॉजिटरी रिसीट्स जिसका अंडरलाइंग असेट क्या है? डेट सिक्योरिटीज है। मीन सारी की सारी बातें डेट को, लोन को लेकर के की गई हैं। बॉन्ड्स, बॉन्ड, नॉट इक्विटी, लोन, डेट, ये डेट इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो कोई कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शंस इस नेचर में आएगी तो इसके लिए रेगुलेशंस आरबीआई बनाएगी, कौन सी ट्रांसैक्शंस परमिसिबल है, किस लिमिट तक परमिसिबल है और क्या कंडीशंस इंपोज्ड हो सकती है। फिर कहा इंस्ट्रूमेंट जो नॉन डेट होंगे, नॉन डेट इन्वेस्टमेंट्स इन इक्विटी, कैपिटल पार्टिसिपेशन इन एलएलपी। तो एक तरीके से देखो डेट इक्विटी की डिवीजन हो रही है, जो आप फाइनेंशियल अकाउंट्स में पढ़ते हो ना, डेट और इक्विटी, वही हो रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो एफडीआई पॉलिसी में रिकॉग्नाइज्ड है। इन्वेस्टमेंट्स इन यूनिट ऑफ ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इन्वेस्टमेंट्स इन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जहां पर 50% से ज्यादा इक्विटी में लगा है। इक्विटी ट्रेंच ऑफ सिक्योरिटाइजेशंस, इमूवेबल प्रॉपर्टी, कंट्रीब्यूशन टू ट्रस्ट, डिपॉजिटरी रिसीट्स अगेंस्ट इक्विटी। ये इनके ऊपर पावर किसकी है? ये सारी क्या है? नॉन डेट इंस्ट्रूमेंट। इसके ऊपर पावर रूल बनाने की सीजी की, इनके ऊपर रेगुलेशन बनाने की पावर आरबीआई की। एंड ऑल अदर इंस्ट्रूमेंट जो इन दोनों में कहीं नहीं आए वो सारे के सारे डेट मान लिए जाएंगे, वो सारे के सारे डेट इंस्ट्रूमेंट मान लिए जाएंगे। ये सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए मैंने दिखाया है, और जिसको ज्यादा नॉलेज लेनी हो, इसको या दिमाग में रखना हो, ये नोटिफिकेशन नंबर है, ये नोटिफिकेशन की डेट है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 का चेंज है। दोबारा से जल्दी से रिवाइज कराता हूं। चेंज क्या आया? पहले सारी की सारी ट्रांजैक्शन आरबीआई की पावर में होती थी, अब आरबीआई की पावर में डेट इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रांजैक्शंस रह गई। पहले आरबीआई के पावर में कंडीशंस वर्ड नहीं था, अब कंडीशन वर्ड भी आ गया। अब अदर देन डेट इंस्ट्रूमेंट्स की पावर किसके पास चली गई? सारी की सारी सीजी के पास चली गई। बाकी आरबीआई और सीजी दोनों ही इस तरीके की ट्रांजैक्शंस, कैपिटल नेचर की ट्रांजैक्शंस पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। इसके बाद एक बड़ा अच्छा काम हुआ, सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ऑमिट हो गया, बात ही खत्म हुई, ऑमिटेड, जिसके अंदर हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस की बातें करते थे कि ये ट्रांजैक्शंस हैं जो आरबीआई थ्रू द रेगुलेशन प्रोहिबिट कर सकती है, रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, रेगुलेट कर सकती है, वो ऑमिट हो गया। सेक्शन 6 सबसेक्शन 4 में, सबसेक्शन 5 में, सबसेक्शन 6 में कोई चेंज नहीं है। सबसेक्शन 7 नया आया जिसने डेट इंस्ट्रूमेंट्स का मीनिंग दिया। बस, तो
जब मैं आपको ये अमेंडमेंट्स करा रहा हूं तो मैं ये नोट्स साथ ही रख रहा हूं पुराने, क्योंकि आपने इन्हीं से पढ़ा हुआ है। 6.1 में कोई चेंज नहीं। 6.2 का जो ये चेंज था वो चेंज क्या हुआ, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस कौन सी, इन्वॉल्विंग डेट इंस्ट्रूमेंट्स वर्ड आ गया। तीसरा कंडीशंस आ गई। इसके अलावा यहां कोई चेंज नहीं। इसके प्रोवाइजो में आरबीआई के साथ साथ ये सीजी के लिए भी हो गया। सेक्शन 6 सब सेक्शन 2A नया आ गया और 6 सब 3 ये ओमिट, खत्म। 4, 5, 6 में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। 4, 5, 6 में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं। ना अब इसके बाद बात आती है, क्या इसके कारण सेक्शन 6 में इस चेंज के कारण किसी क्वेश्चन के आंसर में चेंज होगा क्या? ओके, सेक्शन 6 के क्वेश्चन देख लेते हैं परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के। 7 से 14 तो मैं आपको बता ही चुका हूं चेंज होगा। अब इसके बाद कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के जो क्वेश्चन है, सेक्शन 2 क्लॉज ई, एक प्रॉब्लम आ गई है मेरे सामने अब। और वो प्रॉब्लम क्या आ गई, इस डेफिनेशन में आपको ध्यान हो तो मैंने जब क्लास में भी कराया था तो इसको अलग से ब्लू लाइन से लिखा था, एंड इंक्लूड्स द ट्रांजैक्शन रेफर टू इन सेक्शन 6 सबसेक्शन 3। अब जब आपने सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 ओमिट कर दिया तो क्या सेक्शन 2 क्लॉज ई की जो ये डेफिनेशन थी, इसका ये वाला हिस्सा भी हटना चाहिए था या नहीं? इतना पार्ट हटना चाहिए था, बट इन्होंने यहां अमेंडमेंट नहीं की। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो अब आप पूछेंगे सर लिखना है या नहीं लिखना। लिखो तो हो ही, क्योंकि लॉ में थोड़ी चेंज हुआ 2E में, बट साथ में लिख दो, हाउएवर सेक्शन 6 सबसेक्शन 3 हैज बीन ओमिटेड वाइड फाइनेंस एक्ट 2015। फाइनेंस एक्ट 2015, ये मत सोचना गलत बोल रहा हूं, 2015 ओमिटेड बाय फाइनेंस एक्ट 2015 विद इफेक्ट फ्रॉम, डेट कौन सी है, विद इफेक्ट फ्रॉम, इफेक्टिव डेट बहुत लेट है, 15 अक्टूबर 2019। बाकी सेक्शन 6 सबसेक्शन 2, 3 कोई क्वेश्चन में इन्वॉल्व ही नहीं थे। बहुत रेयरली इसके ऊपर कोई क्वेश्चन फ्रेम होता, बट मुझे तो लगता है कहीं पे होगा भी नहीं। 2E इसके इस पॉइंट पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा, बाकी रेगुलेशंस में एज सच कोई मेजर चेंज है ही नहीं। एमोर्टाइजेशन लोन, इस पे कोई फर्क है ही नहीं। 3 तो क्वेश्चन है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस के, बस। सो ये थी हमारी अमेंडमेंट एज टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके अंदर 3 नए टॉपिक और ऐड हुए हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उनके वीडियोस आपको अलग से ही मिलेंगे, बट यदि हम अमेंडमेंट पोर्शन की बात करते हैं तो अमेंडमेंट पोर्शन फेमा के अंदर इतना सा था। 2 पॉइंट्स में चेंज है, एक एक्चुअल स्टैट्यूटरी अमेंडमेंट है और दूसरा स्टडी मटेरियल में चेंज है। जो स्टडी मटेरियल का चेंज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। रीजन, उसके क्वेश्चंस एग्जाम में काफी आपको मिलेंगे, एग्जाम में आए हुए भी हैं और आरटीपी एमटीपी में भी उसके बहुत क्वेश्चंस आते हैं। सो आपके रेफरेंस के लिए मैंने यहां पर इन सारे क्वेश्चंस को जो चेंज आया है क्वेश्चन नंबर 7 से 14 वो मैंने कवर कर दिया है, ठीक है। तो इस सेशन को यहीं पर करते हैं ओवर, और नेक्स्ट सेशन में फिर दूसरी अमेंडमेंट्स के साथ हम शुरुआत करेंगे, ठीक। ओके, गुड बाय, टेक केयर।